ओके, सो प्लांट्स का हो गया। अभी एनिमल कोऑर्डिनेशन हमें पढ़ना है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन ऑटोमेटिकली आप लोगों को यही समझना है, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। ओके, सो बेसिकली मैं ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली एनिमल्स में दो टाइप के सिस्टम है। प्लांट्स में तो सिर्फ एक ही टाइप का था, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। अभी ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में हमारे पास क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन तो है ही, साथ ही साथ उनका इंटीग्रेशन किसके साथ है, नर्वस सिस्टम के साथ। सो नर्वस सिस्टम केमिकल मींस सीधे सीधे मेरा मतलब है या रेफरेंस है टुवर्ड्स हॉर्मोन्स। मतलब कि सारे एनिमल्स और ह्यूमंस में पर्टिकुलर ग्लैंड और पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर एक ऐसा रीजन डेडिकेटेड है जो सर्टेन हॉर्मोन्स या फिर केमिकल सिक्रीट करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ताकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे राइट कमांड दी जा सके, राइट एक्शन लिया जा सके, कोई डैमेज ना हो बॉडी को। सो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो बेसिकली ओवरऑल मतलब क्या बोलते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए कैसे हमारी बॉडी सस्टेन करती है और सरवाइव करती है, उससे रिलेटेड है। मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको समझना ही वही बात है कि किस सिचुएशन में किस टाइप का रिस्पॉन्स और रिएक्शन देते हैं। मीन्स हमारी बॉडी एक्चुअली क्या बोलते हैं, आउटकम इज व्हाट, तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी किस तरीके से मूव करेगी या कैसा रिस्पॉन्स देगी। सो ये सब कुछ जो होता है वो प्री डिसाइडेड है। नॉट मीन्स ऐसी चीजें नहीं है कि कोई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जो आफ्टर लाइफ हमें डेवलप कर रहा है। ओके, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। मतलब हर पॉसिबल इवेंट जो कि होने वाला है इन फ्यूचर, उससे रिलेटेड हर पॉसिबल एक्शन, उसका सोल्यूशन इज ऑलरेडी देयर। ओके, आवर बॉडी इज दैट एडवांस्ड। हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा हार्मोन्स जो बैलेंस है वो इतना ज्यादा एडवांस है। सो मैम बेसिकली यस मैम, so means all the dangers reflexes are loaded in this system. actually see, type of danger reflexes is different, बट डेंजर रिफ्लेक्सेस जरूर हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ में होते हैं। मींस इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए ऑलरेडी उस टाइप का हार्मोन लाइक एड्रेनालिन, हम बातें उसकी कर रहे हैं, इमरजेंसी हार्मोन, तो वो पर्टिकुलर हार्मोन ऑलरेडी है हमारी बॉडी में। देन हमें क्या बोलते हैं कि वेसोडाइलेशन के लिए डायलेटर्स, हमारे ट्रांसमिशन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो इस टाइप की चीजें ऑलरेडी है। मीन्स ऑलरेडी बॉडी में सिचुएटेड है। यस, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, आई थिंक नाउ एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट स्टिमुलाई मीन। तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई में वैरायटीज हो सकती है, बट उनका सबका एक कहते हैं ना रफ कैटेगरी होता है कि ये इमरजेंसी स्टिमुलाई है, ये नॉन इमरजेंसी स्टिमुलाई है। तो इस टाइप की कैटेगरीज के हिसाब से हमारी बॉडी में ऑलरेडी उनसे रिलेटेड हॉर्मोन्स है। यस, इवेंट्स आर नॉट प्री डिसाइडेड। हमारी बॉडी वी कैनॉट थिंक, क्या हम पहले से ही सोच के नहीं रख सकते कि ओके फ्यूचर में भी क्या होगा। वी कैनॉट प्रिडिक्ट दैट वे। बट हमारा बॉडी या हमारा जो ओवरऑल लाइफ स्टाइल है, या फिर कह लो हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ऐसे हैं कि उससे रिलेटेड सारे पॉसिबल केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी मौजूद है, तो उनके मैम प्रेजेंस की वजह से। यस मैम समटाइम्स मतलब किसी किसी को ऐसे सपने आते हैं कि मतलब वो जो सपना देखता है वो अगले दिन या अगले दिन पे वो हमेशा सच हो जाता है। तो मैम ये कैसे इसके अंदर मतलब आया है नर्वस सिस्टम के अंदर कि हम that लोग। is actually something related to psychic behavior that has nothing to do with control and coordination. वो हमारा नर्वस सिस्टम इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग आवर बॉडी, और जो भी रिएक्शंस है उसके रिस्पॉन्स को हम कैसे दे रहे हैं। मींस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिर्फ और सिर्फ वही मीनिंग है, नथिंग आउटर देन दैट। हाँ, जिस चीज की आप बात कर रहे हो, यू मीन जो इंस्टिंक्ट्स की आप बात कर रहे हो, प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हो, ड्रीम्स की जो आप बात कर रहे हो, दैट इज समथिंग यस रिलेटेड टू साइकिक। इट इज मोर कह लो स्पिरिचुअल है। अभी देखो यहाँ पे ही कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे, यू आर समथिंग स्टडिंग अबाउट साइंस, ओके, आप ये फुल प्रूफ एक सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हो, वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू।
बट द अदर थिंग इज स्टिल नॉट प्रूव्ड. मतलब ये कंप्लीटली ऑपोजिट चीज है. कॉइन के मीन्स दो डिफरेंट साइड्स है. वन इज द साइंस जिसके फैक्ट्स हैं आपके पास, और एक दूसरी चीज है जिसके फैक्ट्स नहीं है, मिथिकल स्टोरीज है. और इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि दैट आई एम अ साइंस नर्ड, तो मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं कर रही हूँ, बट they are something really different that has nothing to do with our control and coordination part. Still उनके आंसर्स नहीं है, मीन्स अनआंसरेबल चीजें हैं, लाइक समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी या फिर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज विच वी आर नॉट एबल टू थिंक. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट आई थिंक वी आर स्टिल नॉट फाइंडिंग द राइट आंसर, या फिर हमारे पास उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए राइट थियरी ही नहीं. okay, so that is something different, and I'm not the right person to answer you related to the dreams or something, because I'm still very curious. I'm also into that kind of stuff. I read lots of things, lots and lots of things, कि कहीं means सच में कोई power या कोई ऐसी चीज exist करती है, means do we really have that kind of, जिसको हम sixth sense बोलते हैं, do we really have that sixth sense in our body or in ourselves? I'm still finding. Let's see, if I find the answer first, then I'll explain all of you. Okay, let's move ahead. So first I'm going to discuss about the nervous system. नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. केमिकल जो पार्ट है, कहीं ना कहीं आपने प्लांट हार्मोन पढ़ लिया है, तो आई थिंक यू ऑल बी लिटिल पेशेंट, क्योंकि जैसे प्लांट हार्मोन था वैसे ही ह्यूमन या एनिमल में हार्मोन्स वर्क करते हैं. कोई अलग साइंस या रॉकेट साइंस नहीं है, बट नर्वस सिस्टम इज समथिंग न्यू फॉर यू. एक सिस्टम कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है और उनकी ब्रांचिंग कैसे है, उनकी नेटवर्किंग कैसे है, सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, two categories actually. So the first one is central nervous system. Yes, NS में अगर लिख रही हूँ, it means nervous system. Okay, तो first part is central nervous system and the another part is peripheral nervous system. अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा इंटीग्रेटेड बॉडी पार्ट है. इंटीग्रेटेड मीन्स कह लो इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर जो एक ही जगह पे है. किसी चीज का इंटीग्रेट होना मीन्स, या इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट, बहुत छोटी छोटी चीजों का एक साथ जुड़ना. ओके, दैट इज इंटीग्रेशन. सो ये क्या है? इंटीग्रेटिव, एंड ये हमारा मेन कंट्रोल सेंटर है. दैट्स व्हाई इसका नाम कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पड़ा है, क्योंकि ये एक साथ इकट्ठे एक ही जगह पे है. दे आर नॉट मूविंग, ये ब्रांच्ड नहीं है. ओके, अगर इंटीग्रेटेड मैं कैटेगरी की बात करूं तो इसमें दो पार्ट्स है. I think everyone knows, one is brain and one is spinal cord. So central nervous system दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज द ब्रेन एंड सेकेंड इज द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली ब्रेन का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, विच गोज मीन्स जो हमारा पूरा बैक साइड है, जो हमारा स्पाइन एरिया है पूरा, वो वहां से लेके पूरे हमारे क्या बोलते हैं कि लंबर रीजन, या फिर हमारा जो वेस्ट पार्ट है बैक साइड, तो वहां तक क्या बोलते हैं डाउन साइडेड है. और मीन्स ये पूरा का पूरा हमारी बॉडी का सेंट्रल अलाइनमेंट है. Okay, so ये हो गया हमारा central nervous system. Then next comes our peripheral nervous system. Peripheral nervous system actually mean communication medium. मतलब कि ये तो हो गया. यहाँ पे एक चीज समझ लेना, यहाँ पे हो रहे हैं डिसीजंस. यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं. जो हमारा थिंक वाला जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे है, एंड दे आर कम्युनिकेशंस. कम्युनिकेशन मीडियम है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. यस मैम, तो जब मतलब अगर जो छोटा बच्चा रहता है, अगर उसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज सिखाए तो वो सीख जाता है हमेशा. हाँ. और अगर हम बाद में उसे मान लो एक अलग लैंग्वेज सिखाते हैं, जैसे इंग्लिश हम लोग उसे सिखाते हैं, तो वो इंग्लिश में बात करेगा या वो मतलब सुनेगा जब इंग्लिश, तो मतलब नर्वस सिस्टम उसे तुरंत मतलब ट्रांसलेट करते रहेगा ना हिंदी के अंदर. राइट. सेम जो आपके साथ हो रहा है वही होगा. तो ये सब लैंग्वेजेस वगैरह ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही आएंगे ना? यस, ये सब कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हमारा जो एनालिसिस पार्ट है, हमारा थिंकिंग पार्ट,
द फॉर्मूला यू आर स्टडिंग, इन्वेंशंस, जो आपकी क्रिएटिविटी है, इनफैक्ट योर आर्ट एंड क्राफ्ट पार्ट ऑल्सो, हर चीज हमारे ब्रेन की स्पेसिफिक रीजन्स में एम्बेडेड होती है। मीन्स हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, लाइक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इस तरीके से हमारे जो ब्रेन्स है, जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट एक्शंस और डिसीजंस लेने में इन्वॉल्व रहते हैं। एवरीवन मस्ट हैव हर्ड कि हमारे ब्रेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन। मींस वी हैव टू ब्रेन्स, राइट? एवरीवन नोज दैट? यस मैम। यस मैम। सो द लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन जो है वो उनका रोल भी वैसा ही है। मींस हमारे कुछ अगर क्रिएटिव डिसीजंस एक साइड ले रहा है तो दूसरे एनालिटिकल डिसीजंस क्या बोलते हैं कि वो दूसरा पार्ट लेता है। सो बेसिकली जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है दैट इज मोर इनटू द क्रिएटिविटी या मोर इनटू द आर्ट एंड क्राफ्ट पार्ट और आर्टिस्टिक नेचर जो होता है वो। एंड द राइट ब्रेन actually more into the science stuff, means facts या एनालिसिस या ग्रेट थिंकर्स जो बोलते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है, ऐसे नहीं कि दोनों एक्टिव या डीएक्टिवेटेड है, दोनों इक्वली एक्टिव होती है। ये पर्सन की चॉइस होती है कि उनको जिस चीज में इंटरेस्ट आता है दे यूज दैट फील्ड मोस्ट। यस मैम, या मैम जो कुछ एनिमल्स रहते हैं तो वो कभी सोते नहीं है, जैसे हॉर्स हो गया तो मैम वो सोता है लेकिन उसका एक ब्रेन सोता है, दूसरा ब्रेन अलर्ट रहते है और फिर बाद में जो दूसरा ब्रेन जब सोता है तो फिर पहला ब्रेन अलर्ट रहता है। तो ये मैम इनका फिर मतलब हमारे इसके अंदर भी ऐसा फीचर हो सकता है या नहीं हो सकता? मैम ब्रेन तो सोता नहीं है ना। ओके, ये एक्चुअली एक बहुत ही अलग ही थ्योरी है। मींस आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। सो बेसिकली जो हॉर्सेस का आपने क्या बोलते हैं जो एग्जांपल लिया उसमें क्या चीज है, ब्रेन एक्चुअली कभी सोएगा नहीं। व्हेन सपोज वी आर आल्सो स्लीपिंग, हमारे सेंसेस लो हो जाते हैं। मींस लो होना इन द सेंस कि काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, या फिर कह लो कि अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी जो हमने एनर्जी पूरे दिन ड्राउन की है वो एनर्जी रिस्टोर करती है। स्लीपिंग मीन्स व्हाट? स्लीपिंग मीन्स बॉडी इज टेकिंग रेस्ट। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिस्टोर करना है। एनर्जी रिस्टोर करने के लिए आपके ओवरऑल सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, थोड़े देर के लिए स्लीप मोड में डालना पड़ेगा। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू अ पैरेलल क्या बोलते हैं कि कंपैरिजन विद द टेक्नोलॉजीज। क्योंकि जितने भी सारे सिस्टम्स है हमारी, जो न्यू टेक्नोलॉजी मीन्स वट एवर योर फोन, कंप्यूटर, वट एवर यू आर यूजिंग, उन सब में वही मैकेनिज्म यूज किया जो हमारी बॉडी में होता है। ओके, सो एनर्जी रिस्टोर करना मीन्स यू नीड सम काइंड ऑफ चार्जिंग। उसी चीज के लिए हम टाइम टू टाइम वी ईट ऑल्सो, और साथ ही साथ हमारा फिजिकल वर्क है। मीन्स हमारे सर्वाइवल के लिए वट एवर वी आर डूइंग, सम आर स्टूडेंट्स, सम आर एम्प्लॉइज, सम आर एडल्ट, सम आर स्पोर्ट्समैन। तो इस तरीके से सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। बट एट नाइट, यस, जब लाइट सोर्स नहीं, यस, आपने जो बताया लेफ्ट साइड और राइट साइड के अलग अलग फंक्शन होते हैं ब्रेन में, तो किसी आदमी में उल्टा हो सकता है क्या? उल्टा नहीं होता है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि आप कौन सा पार्ट, मीन्स व्हाट इज योर प्रेफरेंस। प्रेफरेंस इज डिफरेंट। ओके, किसी का राइट ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है, किसी का लेफ्ट ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है। वो क्यों एक्टिव होता है हाइपर एक्टिव? रीजन इज यू आर, इट इज योर चॉइस, और आपको वो पार्ट इतना पसंद है कि वो स्टिमुलेट ही उस रीजन में होता है। दैट इज द रीजन कि वो डोमिनेट कर जाता है। जैसे हम लेफ्टी या राइटी होते हैं, दैट इज द रीजन। यस मैम जब भी हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे अभी गिटार बजा रहे हैं हम लोग, तो मतलब जो जितने भी गिटारिस्ट रहते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि मतलब उनका दोनों हाथ तो यूज में रहते हैं और उनका सीक्वेंस बना रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो गाते हुए रहते हैं। तीन काम एक साथ करते हैं मैम वो। तो मैम हम लोग ऐसे ब्रेन को एक दूसरे से हम लोग मतलब ये मिला सकते हैं कि मतलब वो दोनों काम साथ साथ कर रहा है, मतलब दोनों ब्रेन फिर काम आ रहे हैं, उसमें यूज हो रहे हैं। ओके, सो ये जो सारी चीजें हैं दैट इज कॉल्ड, इसी को हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कैसे बोल रहे हैं मैं आपको, म्यूजिक तो बहुत डिफिकल्ट चीज हो गई। मींस आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, सो मैं वो एनालाइज नहीं कर सकती हूँ। बट यस, मैं जनरल लाइफ एक्टिविटीज आपके सामने जरूर रख सकती हूँ। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ड्राइविंग। ओके,
ड्राइविंग एक मल्टीटास्किंग जॉब है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो ध्यान में रखना होता है, लाइक ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्लच, गियर, ब्रेक, एक्सेलरेटर, ये वो सारी चीजें। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, यू हैव टू कीप योर आई ओपन एंड ईयर वेरी ओपन, और आपके सारे सेंसरी चीज जो है वो अलर्ट मोड में रहती है। यू हैव टू फोकस रियली वेल, क्योंकि कहीं से भी कोई भी आ सकता है जिससे कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, यू आर डूइंग दैट ऑल्सो। और प्लस आप एक मशीन ऑपरेट कर रहे हो पैरेलली। सेकेंड, आपका ध्यान इधर उधर है। थर्ड, जब आप प्रो ड्राइवर हो जाते हो, मीन्स आई थिंक मेनी ऑफ यू आर ड्राइविंग सिंस मेनी इयर्स नाउ, मीन्स 3 to 4 years तो हो ही गए होंगे। तो अब आपको ड्राइव करने के टाइम पे यू डोंट हैव टू थिंक, राइट? आप ड्राइव करते करते अपनी जनरल बातें या अदर देन ड्राइविंग दूसरे टॉपिक के बारे में भी सोच पाते हो। एम आई राइट? नॉट ड्राइविंग टू साइकिल। Yes, ma'am. सो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? इट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। ये हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिक है। व्हेन वी आर लर्निंग ना, जब हम कोई नई चीजें सीखते हैं तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है दैट इज नोन एज सेरिब्रम। जब मैं ब्रेन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो होता है सेरिब्रम, ये हमारा एक्चुअली फोर ब्रेन का पार्ट है, जो कि जब हम न्यू लर्निंग वाले मैटर्स में इन्वॉल्व होता है, जो भी हम नई चीजें सीखते हैं, तब सेरिब्रम एक्टिवेटेड रहता है। इसीलिए हम बहुत ध्यान देते हैं। इफ सम हु आर न्यू ड्राइवर्स नाउ, अब बहुत ध्यान से कर पाते हैं। आपको कोई आवाज भी सुन लिया तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, एंड यू आर ऑलवेज लाइक एकदम चुप रहना, मुझे चलाना है, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एंड व्हेन यू नीड सम काइंड ऑफ फोकस, सपोज यू आर लर्निंग सम टॉपिक न्यू, आप रीड कर रहे हो बुक, एंड एक पैराग्राफ है, बार बार वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जो बाहर के एक्स्ट्रा नॉइजेस हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। ओके, एंड जब वो नॉइजेस आपको डिस्ट्रैक्ट करती है तो यू रीड दैट पैराग्राफ मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। आई थिंक इट हैपेंस विद एवरीवन। क्यों? क्योंकि आप वो जानते नहीं हो, वो सेंटेंस आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या वो थियोरी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, एंड यू रियली वांट टू लर्न दैट। बट अगर कोई कॉमन सेंटेंसेस है, लाइक यू आर रीडिंग अ जनरल लाइफ स्टोरी, एक न्यूज़पेपर का रेगुलर आर्टिकल या कुछ, तो बाहर कितनी भी नॉइसेस हो, यू कैन रीड इजीली। रीजन इज कि जब आप कोई नई चीजें सीखते हो तो आपका ब्रेन का एक पार्ट एक्टिवेटेड रहता है, दैट इज सेरिब्रम। और जैसे ही वो चीज के आप प्रो हो गए, मीन्स यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, यू हैव मीन्स यू आर गुड एट इट, दैट वर्क, तो वो चीज, वो जो स्किल है वो शिफ्ट हो जाता है टू द हाइंड ब्रेन। और जब हाइंड ब्रेन में शिफ्ट हो जाता है ना, तब वो आपकी सबकॉन्शियस में चला जाता है। और जब सबकॉन्शियस में चला जाएगा तो बिना बोले बिना समझे ऑटोमेटिकली आपके हाथ उस तरीके से मूव करने लगेंगे। आपकी लाइक गिटार बजाते बजाते गाना गाने लगोगे आप, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है। आप गाड़ी चलाते चलाते बात भी कर पा रहे हो, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। तो मल्टीटास्किंग वाला जो आपका पार्ट था, जो आपका डाउट था, वो बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मैम, आपने वो कम्युनिकेशन मीडियम के बाद क्या लिखा है मैम? कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन, ओके, दिस इज अ सिंबल फॉर बिटवीन। एक्चुअली मैं शॉर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, सो ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन प्लीज आस्क मी नेक्स्ट टाइम, आई विल ट्राई नॉट यूज देम। यस मैम, अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछा और मैं उस पार्ट में अच्छा करता हूँ, पर उस टाइम पर मुझे याद नहीं आया, तो वो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता है क्या? ये सब शॉर्ट, मतलब आप उस टाइम के लिए, मोमेंट के लिए मेमोरी लॉस हो सकती है। इट हैपेंस विद एवरीवन। सो आप होता है, कुछ बोलना चाहते हो, तो एंड मैम इसके में आप भूल जाते हो। क्या होता है नर्वस सिस्टम में? एक्चुअली मे बी वो चीज पे आपका उस टाइम पे ब्रेन ने ध्यान नहीं दिया, या राइट इम्पल्स पहुंचा नहीं। राइट इम्पल्स नहीं पहुंचा तो राइट जजमेंट नहीं हुआ। राइट जजमेंट नहीं होने की वजह से आपके जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है, लाइक अगर मैं कुछ कह रही हूँ, उसको सुनने के लिए आपको मेरी आवाज पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई वर्ड्स, तो आप मिस कर दोगे, फिर आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो और ऐसा नहीं कि आपकी ईयर्स एक्टिव नहीं है, यू जस्ट डोंट वांट टू लिसन दैट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस thing, maybe you are interested in something else, so you are listening something else. Okay, so this is our interest कह लो, means हमारा क्या interest है, उस पे हमारे brain के multiple decisions होते हैं। yes मैम, इट इज ड्यू टू फील, मतलब कोई भी अगर हम भी गाना गा रहे हैं तो फिर वो फील के साथ जो रहता है, या कोई इंटरेस्ट के साथ अगर कर रहा होगा तो उसका अटेंशन अलग हो जाता है, और जो मतलब ऐसे ही कर रहा है तो उसका अलग अटेंशन आता है। right actually that is मैम, again related to अगर the कोई energy। लेफ्टी है, sorry अगर कोई लेफ्टी पर्सन है, तो उसका मतलब आईक्यू या फिर कोई फैक्टर ज्यादा होता है कि नॉर्मल पर्सन से, सी मतलब IQ राइट से? कभी किसी का ज्यादा या कम नहीं होता, दैट इज वन पार्ट, मीन्स दिस इज द मिसकंसेप्शन। मतलब ये स्टूडेंट्स को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच आई बिलीव, आई होप ये चैप्टर के थ्रू आई कैन एबल टू अवेयर यू गाइज रिगार्डिंग दिस।
IQ किसी का भी कम या ज्यादा नहीं होता. इमेजिन करो हमारी जेनेटिक सेम है, वी बिलोंग टू सेम स्पीशीज, और एक पर्सन इज सो पावरफुल दैट कि वो दे आर रूलिंग द कंट्री, एंड वन पर्सन इज सो हेल्पलेस एंड सो पुअर कि दे कांट इवन सर्वाइव अ सिंगल डे. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ, पहला रीजन होता है द अवेयरनेस. इट हैज नथिंग टू डू विथ योर ब्रेन कैपेसिटी और समथिंग. अगर आपको वो चीज हैमर ही नहीं करेंगे, इफ पीपल वोंट टेल यू दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी, आप में कॉन्फिडेंस नहीं लाया जाएगा, आपको बूस्टिंग नहीं होगी, देन यू आर नॉट गोइंग टू अचीव इट, नेवर गोइंग टू अचीव इट. ओके, सो IQ इज नेवर हाई और लो. ओके, और क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव की जो मैं बात कह रही हूँ, एवरीवन इज क्रिएटिव. हम क्रिएटिव वर्ड को गलत तरीके से यूज करते हैं. वी थिंक कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हैं, लाइक डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, जो लोग इनमें अच्छे हैं, दे आर क्रिएटिव. नो, अ स्पोर्ट्समैन कैन आल्सो बी अ क्रिएटिव पर्सन. स्टूडेंट कैन आल्सो बी अ क्रिएटिव पर्सन. मीन्स आप एक साइंटिस्ट भी क्रिएटिव होता है. क्रिएटिव मीन्स कुछ नया क्रिएट करना, उसको क्रिएटिव बोलते हैं. सो एवरीवन इज क्रिएटिव. ओके, समवन इज मेकिंग न्यू म्यूजिक, वो एक नया रिदम बना रहे हैं, कुछ नया डांस मूव बना रहे हैं, कोई नए फॉर्मूलेज बना रहे हैं. द स्पीकर्स आर मेकिंग न्यू स्पीचेस, वो नए वर्ड्स और वोकैबुलरी और नए सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे हैं. सो एवरीवन इज क्रिएटिव. सो यू, हाउ कैन यू जज द IQ देन? ओके, IQ जो हम एक, हमारा जो इंटेलिजेंस कोशेंट है, ये हमने इसका एक रेफरेंस ही, मुझे ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमने इसका रेफरेंस ही गलत टर्म्स एंड कंडीशन पे लिया है. हमने किस टर्म्स एंड कंडीशन पे लिया है? हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर थिंग एंड हाउ फास्ट यू आर रिस्पॉन्डिंग. टेल मी, इफ वी आर सो डिफरेंट, तो ऑफ कोर्स हम किसी चीज का, हमारे आंसर्स भी अलग अलग होंगे, हमारे जजमेंट्स अलग होंगे, एंड हमारे रिस्पॉन्सेज अलग होंगे. तो अगर हमारे ओवरऑल रिस्पॉन्सेज अलग है, हमारा आंसर अलग है, तो जो जज करने वाला इंसान है, वो इंसान को जो जो उसके कन्वीनियंट में लगेगा, ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव बेटर मार्क्स टू दैट पर्सन. एम आई राइट? तो ये चीजें हैं. दैट्स व्हाई IQ एक्चुअली, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं अभी IQ चेक करने का. अगर आपने नोटिस किया हो, IQ रिलेटेड बातें आपकी जनरेशन के साथ इतनी ज्यादा नहीं होती है. व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 and 8, दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट. तो वो टाइम पे हमें IQ कंपैरिजन, हमारी ब्रेन कैपेसिटी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा थॉट दिया जाता था. आई थिंक things have changed now. People are not talking about it. People are giving more chances, equal chances to everyone. So ये ऐसा क्यों हो रहा है? Because everyone has understood about this part कि intelligence सब में है, सबके पास वही brain है, वही genes है. तो कैसे अलग हो सकते हो? Intelligence सब में है, बस motivation नहीं है, motivation की कमी है. Motivation comes कब आता है? when someone is there to give you the positive vibes और positive words के साथ आपको हमेशा shower करते रहे. So that is important. Okay, so I think that is my answer for your question. Okay, and someone has asked about deja vu. Deja vu is something means कि ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट पहले हो चुका है, but it feels like थोड़ा सा ड्रीमी, और ऐसा लगता है कि सेम चीज, सेम ये इवेंट्स और सेम सेंटेंसेस आई हैव सेड समवेयर एल्स. सो एक्चुअली वो डेजा वू का कनेक्शन, इट कैन बी रिलेटेड टू समथिंग, टू योर ड्रीम, कि आपने शायद पहले कभी सपना देखा हो, व्हिच इज विजन भी कहते हैं मैम उसे, विजन भी कहते हैं. राइट. एंड मे बी ऐसी चीजें पहले भी हुई हो, बट उस टाइम पे आपने अटेंशन ना दिया हो, एंड नाउ यू आर इन योर मेमोरीज यू आर सर्चिंग कि ऐसी चीज कहाँ हुई थी. ओके, इमीडिएटली अगर कोई सिमिलैरिटीज आती है ना, तो हमारा ब्रेन जो है, हमारा जो उसका जो डेटाबेस है, वो तुरंत उसमें सारी फाइल्स ढूंढने लगता है कि ये चीज, ये इवेंट कहाँ हुआ था. ओके, वी क्विकली गो बैक टू देयर एंड थिंक. बट अगर, इसीलिए हमारा सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये तीन चीजें हैं. कॉन्शियस मीन्स द करंट सिचुएशन, कि अभी जो आप हो, यू आर कॉन्शियस, यू नो एवरीथिंग. सबकॉन्शियस मीन्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, मतलब क्या बोलते हैं कि आपके जो भी सेंसेस हैं, दे आर एक्टिव, बट दे हैव स्लोड डाउन, वो थोड़ा सा शांत हो गए, दे आर ऑन द रेस्ट. बट अगर कुछ आसपास हुआ, यू विल वेक अप, यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड. एंड अनकॉन्शियस मीन्स, अनकॉन्शियस मीन्स किसी चीज का कोई होश नहीं है, जो लाइक कोमा में चले गए या चक्कर आगे गिर गए, यू आर कंप्लीटली बेहोश, जिसको बोलते हैं बेहोशी, दैट इज मैम ध्यान नहीं देते उसमें, अनकॉन्शियस. यस. निखिल. मैम,
मुझे एक क्वेश्चन है कि कभी हमको ड्रीम आता है तो कभी ऐसा भी होता है बुरा ड्रीम रहा तो हम दूसरे दिन बीमार पड़ते हैं, तो क्या ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेट करता है? I don't think so. It is related to control and coordination. Maybe control and coordination में मैं exact उस कैटेगरी में नहीं जाऊंगी. It is something related to your brain where you are overthinking about something and उसकी वजह से आपकी बॉडी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. I think this is the most simple answer I would give. Yes. मैम आई हैव मींस मतलब मैंने ट्राई किया था एक बार एक्सपेरिमेंट, तो मैंने जस्ट रिकॉर्ड किया था कि कितने दिन में मैंने जो सपने देखे और वो सच भी हुए. तो फिर मैम वो इंटरवल हमेशा कांस्टेंट रहा, मतलब 5 दिन ऐसे ऐसे करते करते आया था. तो मैम ये मतलब कुछ साइंस से रिलेटेड है या मतलब उससे बाहर का है? I cannot really say about it because as I said I'm still finding कि ये सब बातें actually होती भी है या फिर because we have been taught और हम ऐसे इवेंट्स और ऐसी कहानियों के साथ बड़े हुए हैं तो मे बी हमने उसको सच मानना शुरू कर दिया है. समथिंग कॉल्ड कहते हैं ना हेल्यूसिनेशंस या फिर समथिंग रिलेटेड टू मतलब हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि ओके वी कैन बी अ साइकिक और हम प्रेडिक्ट करने लगे हैं बिकॉज आई हैव ड्रीम समथिंग. और अगर कुछ इवेंट्स मैच हो जाए तो वी आर मोर एक्साइटेड कि ओके आई हैव समथिंग एक्स्ट्रा पावर्स और एक्स्ट्रा सेंसेस. तो आई एम स्टिल सर्चिंग अबाउट दीज कि इनका एग्जैक्टली कनेक्शन क्या है. बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर इज या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि वी आर थिंकिंग सो मच. हम इतना ज्यादा सोच रहे हैं. आई थिंक सबने अगर बुक नहीं पढ़ी है मीन्स नॉट राइट नाउ मीन्स आफ्टर योर एग्जाम्स एंड व्हेन यू आर completely free then please read a book the power of क्या बोलते हैं The power of subconscious mind. राइट. सो सबकॉन्शियस माइंड का मतलब कहते हैं ना सबने ओम शांति ओम मूवी देखी है, उसमें वो कहा है ना किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है. दैट इज एक्चुअली इन वन वर्ड अगर वन सेंटेंस में बोलूं तो दैट इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बिकॉज यू वांट दैट. सो एवरी एनर्जी हैज ऑलरेडी डाइवर्टेड टुवर्ड्स दैट. और इसका सीधा सीधा मीनिंग है मीन्स ज्यादा स्पिरिचुअल ना होते हुए साइंटिफिक होते हुए द मीनिंग इज बिकॉज यू वांट दैट थिंग सो बैड कि आप सबकॉन्शियस मीन्स बिना चाहते हुए भी उस चीज को पाने के लिए बहुत सारे एक्शंस करने लगते हो. यू रियली स्टार्ट वर्किंग हार्ड. ओके अगर इफ यू रियली वांट टू क्रैक वन एग्जाम, कोई एंट्रेंस है, वो आपका गोल है एंड यू आर सो मोटिवेटेड कि मेरे को वो करना है, आपको रियलाइज नहीं होगा बट यू विल स्टार्ट योर स्केड्यूल और आपका जो हार्ड वर्क है वो उस डायरेक्शन में ही जाएगा. चाहे आप पढ़ रहे हो, अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो आप यू आर रीडिंग, यू आर रिकॉर्डिंग, यू आर डूइंग एनी ऑफ द स्टफ जो आपको सही लग रहा है वो कर रहे हो. आप जरूरी नहीं कि बाकी लोगों की तरह कॉपी करो बट बिकॉज यू वांट दैट तो सबकॉन्शियसली आप सब कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके अल्टीमेट गोल को अचीव करने में हेल्प कर देता है. सो दैट इज so means इसका एक conclusion भी है means I have one video also on YouTube related to that. so उसका conclusion भी है, उसका conclusion ही यही था because we start working hard और हमें भी नहीं पता चलता कि हम hard work कर रहे हैं. okay so this is the explanation of your question. yes yes. जो हमें सोते समय सपने आते हैं तो वो सबकॉन्शियस स्टेट में आते हैं या फिर जब हम पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं तब आते हैं? okay that is a stage सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में हमारे आई मोमेंट से रिलेटेड एक चीज है that is रेम एंड नरेम. जो लोग नीट की प्रिपरेशन करेंगे इन 11th and 12th स्टैंडर्ड यू आर गोइंग टू स्टडी दीज टू पार्ट इन एनाटॉमी. रेम मीन्स रैंडम आई मोमेंट. मैम जब हम रैंडम आई मूवमेंट करते हैं तब ड्रीम्स यस. और नरेम इज नॉन रैंडम. नॉन रैंडम जब आप अभी कर रहे हो आई मूवमेंट, आप नॉन रैंडम कर रहे हो, आप वहीं देख रहे हो जहाँ रिक्वायर्ड है. ओके सो दैट इज रेम एंड नरेम. ये पोजीशन है. अभी जो रेम मूवमेंट है, रैंडम आई मूवमेंट, ये कब होता है? मोस्टली स्लीपिंग टाइम पे होता है. ओके स्लीपिंग टाइम पे क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमारी बॉडी क्या कर रही है, इट्स टाइम टू बी अवेकन. तो जैसे ही हम जग रहे होते हैं मीन्स मैं ये कनेक्शन दे रही हूँ कि सपने कब और क्यों आ रहे होते हैं. जैसे ही हमारी बॉडी जगती है ना, अब पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, कह लो कि रीस्टार्ट हो रहा है. रीस्टार्ट में क्या होता है, हमें कुछ प्रेस करने की जरूरत नहीं, हम बस एक कमांड देते हैं कि रीस्टार्ट करना है, तो अपने आप थोड़ी देर के लिए शट होके वापस से ऑन हो जाता है सिस्टम. सेम हमारी बॉडी के साथ वैसा होता है कि थोड़ी देर के लिए वो जो बीच का पोर्शन है मीन्स यू विल नेवर नो कि वो 3-4 घंटे
करती क्या है बॉडी, कुछ भी नहीं, वी आर जस्ट लाइंग लाइक दैट। तो अगर ऐसे ही पड़े हुए और सारे सिस्टम स्लो है, इट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट वेरी नियर टू डेथ। ओके, सो ये वाली चीज है। एंड देन अगेन स्लोली स्लोली जैसे आपकी बॉडी कंप्लीटली रिचार्ज हो गई, इनफ एनर्जी रिस्टोर हो गई, यू आर रेडी टू गो, तब बॉडी जगने लगती है। तो हमारे मसल मूव करने लगते हैं, हमारे जो क्या बोलते हैं कि चार्जेस है हमारी बॉडी में, लाइक आयंस, लाइक सोडियम पोटेशियम, इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप के जो मूवमेंट्स है वो जो सब्सटेंसेस है उनका मेम्ब्रेन के बीच में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो एक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाता है, उससे मसल मूवमेंट, ऑफ कोर्स आई भी एक टाइप का हमारा टिश्यू ही है, उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अभी सपने क्यों आ जाते हैं इस टाइम पे, हमारा बॉडी जो हमारा ब्रेन है वो उस दिन को स्टार्ट करने के लिए वापस से पूरी मेमोरीज, या हम जो सोच रहे थे, हमारी इमेजिनेशन, लास्ट डे हमने कहाँ पे कोई बात छोड़ी थी, इन सबको मिक्स करते हुए वो पूरा कहते हैं ना मेमोरीज में देखने लगता है, द मोस्ट रिसेंट वन या फिर मोस्ट कनेक्टेड वन, या फिर हम जिस चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं, मीन्स कॉन्शियस वे मोड में जब हम सबसे ज्यादा सोचते हैं उस चीज को रिपीट करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब जगना है, अब हमें एक्टिव होना है। सो दैट इज द प्रोसेस, उसी को हम ड्रीम बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली आवर ब्रेन इज वर्किंग, इट इज गोइंग थ्रू सेवरल फाइल्स। ओके, ये चीज हुई, ये चीज हुई, ऐसा हुआ, तो शायद उसका एक कंक्लूजन ऐसा होता है कि वी सी अ स्टोरी और वी सी समथिंग, सम सीन्स, जिसको हम कंफ्यूज भी रहते हैं कि व्हाट वी सॉ। एंड बिकॉज वी आर सीइंग, तो हमारी जो आंखें, हमारी पलकें नहीं उठती है, बट हमारी, बिकॉज हम वो इमेजेस देख रहे हैं इन आवर माइंड, तो हमारी जो आईज है वो मूव करने लगती है, जैसे कि हम कॉन्शियस होने पे जैसे अभी आप देख रहे हो, वैसे ही उस टाइम पे भी हमारी जो बॉडी है उनको ऐसा लगता है कि वो रियल इमेज है जो हम देख रहे हैं। सो इसीलिए आई मूवमेंट होता है, दैट इज रैंडम आई मूवमेंट। तो वो जो आप बोल रहे थे कि किस मोमेंट पे हम सपने देखते हैं, वो यही एक टाइम होता है जब हम सपने देखते हैं, जब हमारी बॉडी उठने वाली होती है। यस निखिल। मैम कभी ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी को अपने लाइफ टाइम में सपने ही नहीं आए? It's not कि कभी आए नहीं, it's just people don't pay attention to that. Few people are interested in dreams, तो वो ध्यान रखते हैं कि जब भी आए तो मैं उसको याद रख। Few people are not at all interested, उनको इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है, so they don't remember. और मे बी उनका इतना विविड ड्रीम होता है कि they cannot recall it. Okay, that is related to that. Okay, let's move ahead. Means मैं थोड़ा सा आपको ये explain कर दूंगी related to central and peripheral. So central was the integrated part जो हमारा brain और spinal cord है. Peripheral is something जो communication medium है, communication medium between central nervous system and rest of the body. कैसे आप communicate करोगे? अच्छा, communication भी दो तरीके का होता है। एक तो हो गया efferent, use another color. एक हो गया efferent division और एक हो गया efferent division. Efferent means the sensory part. मतलब कुछ चीज जब हम सेंस करेंगे उसके बाद जो एक्शन देंगे, दैट इज एफरेंट। और जब हम सेंस कहाँ करते हैं, मीन्स हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट सेंस करते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। तो कह लो सेंसरी ऑर्गन्स, यू कैन राइट इम्पल्स इन द ब्रैकेट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वो मैसेज जो सेंसरी ऑर्गन से क्या बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पास ऑन हो, दैट इज सेंसरी डिवीजन और एफरेंट डिवीजन। इफरेंट मतलब मोटर। मोटर मींस कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कोई डिसीजन लिया है या कुछ सोचा है या कोई रिस्पॉन्स दिया है, उसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर इफेक्टर के पास, या जहां पे जो इम्पल्स हमने महसूस किया था उसके पास। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेंसरी, अगर गर्म पतीला है, आपने गर्म पतीला टच किया, तो आपका फिंगर से ये जो पूरा मैसेज आपके ब्रेन तक जाएगा, दैट इज सेंसरी, क्योंकि आपके सेंस किया, आपकी स्किन ने वो सेंस किया और उससे अटैच जो नर्व से वो पूरे मैसेजेस लेके जा रहे हैं ब्रेन तक। अब उसका डिसीजन, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कुछ भी बोलो, उसका जो डिसीजन है, अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो रिस्पॉन्स अब वापस भेजेंगे, तो वो सेम पाथ नहीं होगा, वो दूसरा पाथ होगा, दैट इज मोटर और इफरेंट। ओके, सो दिस इज दीज आर द टू टाइप्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। एवरीवन अंडरस्टूड?
Yes. Yes, ma'am. Ma'am, I have one doubt. Yes, please. Ma'am, whenever we get a cut or wound somewhere, and when we apply antiseptic, it starts a bit itching about it, and we quickly remove our hand. But the people in military and another and who can bear this bear Intense this sorry intense this pain. wound Yes. and this pain, then they can easily इजीली हील अप एंड मतलब वो मैम ठीक से कर भी देते हैं और उसे जख्म को सही भी कर देते हैं और Right. उन्हें नहीं होता वहां पे। तो मैम ये मतलब जो मोस्ट कॉमन पीपल का रिफ्लेक्स ये रहता है कि वो हाथ हटा लेते हैं वहां से। तो मैम Right. ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या करंट डिवीजन को फिर? कर सकते हैं डेफिनेटली। यू कैन कंट्रोल अगर इफ यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, तब आप कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो आप कुछ भी करो, आप नहीं कर सकते, चाहे वो मिलिट्री पर्सन ही क्यों ना हो। अब मिलिट्री में और आप में क्या फर्क है मैं वो बता देती हूँ। दे हैव गॉन थ्रू इंटेंस ट्रेनिंग। उनको न जाने कितने टाइप के स्टिमुलस को झेलना पड़ा है दैट दे हैव रीच्ड एट दैट लेवल। तो इनिशियली उनकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती थी जैसे आपकी बॉडी करेगी। बट एक ही चीजें बार बार एक ही लाइफ पैटर्न, हार्श लाइफस्टाइल अगर बार बार एक्सपोज करोगे तो आपके इंस्टिंक्ट्स और आपके रिफ्लेक्स एक्शंस बहुत ही इंप्रूव होंगे या बिल्ड हो जाएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन है? MS धोनी, राइट? उससे ज्यादा फेमस कोई Yes, ma'am. मीन्स उसको तो मतलब बहुत बोलते हैं कि सो फास्ट, ही सो क्विक। क्यों? बिकॉज ही हैव प्रैक्टिस्ड सो मच। उसने एक ही एक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर स्टंपिंग और उस पर्टिकुलर उसी स्पोर्ट्स के लिए उसने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की कि उसने अपने रिफ्लेक्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डेवलप कर लिए कि उतना कोई और कर ही नहीं पाया अभी तक। ओके, मीन्स नो वन कैन मैच। हाँ, उसकी तरह और भी बहुत से, आई एम नॉट सेइंग कि कोई और स्पोर्ट्समैन उतना अच्छा है भी नहीं, बट ही इज द मोस्ट फेमस क्योंकि उसने सबसे पहले कुछ ऐसे एक्शंस देखा है विच वाज वेरी हार्ड टू बिलीव, जो हमने देखा। मींस कैमरा भी हेलीकॉप्टर कैप्चर शॉट नहीं है। कर पा रहे। मैम राइट कुछ पॉइंट्स में स्टंपिंग की थी, पॉइंट ऑफ सेकंड। राइट माइक्रो सेकेंड्स में। सो मींस ये जो चीजें हैं, ये जो क्विक एक्शंस है, ये क्विक मोशंस है, ये कैसे होता है? ये थ्रू प्रैक्टिस होता है। सो द पेन पार्ट विच यू सेड रिलेटेड टू मिलिट्री और द स्पोर्ट्समैन और हुएवर, अगर आप भी, आपके में भी कोई ऐसी स्किल होगी विच इज बेटर देन अदर पीपल, वो क्यों? क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, सो यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे। सो एवरी डे जो आपकी प्रैक्टिस है वो चीज आपको इम्प्रूव कर देती है। और अगर आपको पेन बियर करना है तो पेन बियर करने की भी प्रैक्टिस होती है। फर्स्ट डे सबको वही पेन होता है, सबका रिएक्शन अलग होता है। कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं, व्हाटएवर वे, सबका अपना अपना वे है टू रिलीज द पेन। बट थ्रू आउट द टाइम इफ यू आर गेटिंग एक्सपोज देन यू विल ऑल्सो be able to bear. Yes. Ma'am, and one survey was conducted by this National Geographic that how much pain the people can bear. So ma'am, उसके अंदर जिन लोगों ने गालियां दी थी और मतलब बहुत ज्यादा वो चिल्लाए चिल्लाए रोए थे, उन्होंने ज्यादा पेन बियर कर लिया था रादर देन जो चुप बैठे थे। राइट, आपने ब्रेन गेम्स में देखा होगा। तो यस मैम, उसी में से देखा था। तो मैम ये भी उसी का एग्जांपल हो गया ना? राइट। तो वो उनका रिएक्शन का तरीका है, बिकॉज दे आर बिजी इन शाउटिंग, तो उनको पता ही नहीं चला कि उनको उनका जो पेन स्टिमुलस है वो थोड़ा इंक्रीज भी कर पाए, बिकॉज दे आर बिजी इन समथिंग। और इफ यू आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन द पेन, तो ऑफ कोर्स जो पेन स्टिमुलस है वो कंपैरेटिवली आप कम बेयर कर पाओगे। दैट इज द रियल एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दैट। सो अपने आपको बेसिकली वो डाइवर्ट करने से रिलेटेड है। ओके, स्वराली हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन। Even though it's harsh winter, we sweat if we see a bad dream. Why so? Okay, Swarali, because whatever dream you have seen, उसकी वजह से आपकी बॉडी का मीन्स, लाइक आई सेड, मैंने आपको आई मूवमेंट के बारे में बताया कि एक्चुअली इन रियलिटी वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग, हमारी आंखें बंद है, बट वो सेंसेस, हमारी बॉडी जब जगने लगती है ना, तो वो सेंसेस इस तरीके से होते हैं कि हमारी आंखों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ओके, बिकॉज आवर आईज आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग इटसेल्फ कि हम अभी देखने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो भी इमेजेस हमारी आंखों के सामने फ्लैश हो रहे हैं, वो इमेजेस को वो एक्चुअली हम देख रहे हैं, बिकॉज हमारी सेंसरी ऑर्गन्स को अपना काम पता है, बट अभी राइट सेंस नहीं है कि ओके ये कुछ है, मीन्स रियलिटी और ड्रीम में डिफरेंस नहीं कर पा रहे। ओके, दैट इज द थिंग. That happens to the sweat glands also, because when you are dreaming, either you are running, either you are doing some kind of physical activity in the dream, तो
उसका हम अगर रियल लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं मीन्स वी आर, उसकी रिजल्ट क्या होता है कि बॉडी जब हीटअप हो जाती है तो वो स्वेट करती है हीट टेम्परेचर को बैलेंस आउट करने के लिए। तो सिमिलरली ड्रीम में भी इफ यू आर रनिंग तो हम उसको रियलिटी उस टाइम के लिए मानते हैं, तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स टेम्पररली एक्टिवेट हो जाते हैं एंड उसकी वजह से टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। इवन दो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता तो भी स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो रियलिटी और ड्रीम का डिफरेंस है वो भी नहीं बताते। बेसिकली हमारे ऑल सेंसरी ऑर्गन्स वो एक्टिव हो जाते हैं। और क्यों एक्टिव हो रहे हैं? क्योंकि अब जगने की बारी है, उठने की बारी है, आपके रेगुलर वर्क करना है। दैट इज द रीजन कि वो खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ओके, सो यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा पेरिफेरल के दो टाइप है, अफेरेंट और इफेरेंट। अभी इफेरेंट के भी दो टाइप है। दिस इज इंटरेस्टिंग लिटिल बिट। इफेरेंट यानी हमारा मोटर सेंसरी। मोटर मतलब कि हमने जो डिसीजन लिया और हम वो डिसीजन के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, दैट इज मोटर। सो मोटर या हमारा एफरेंट के दो टाइप है। फर्स्ट इज ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक एंड सेकंड इज सोमैटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई कमांड हमारे इनवॉलंटरी एक्शन वाले मसल्स को देता है। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन करते हैं? हमारे हार्ट, हमारा कार्डियक मसल, हमारे कुछ स्मूथ मसल, यस हमारे कुछ स्मूथ मसल्स लाइक जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं जिसको हम स्टमक, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, राइट, जिसको हम विसरल पार्ट भी बोलते हैं कि अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना है या डाइजेशन के लिए प्रिपेयर करना है, एक्सक्रीशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो जो मसल्स करते हैं दैट इज स्मूथ। और हमारे कुछ ग्लैंड्स लाइक आई सेड स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स, एनी अदर म्यूकोजल ग्लैंड्स, तो ये जो सारी चीजें इनके जो एक्शंस को इनिशिएट करना होता है ये हम नहीं सोचते, ये अपने आप होता रहता है। ओके, सो ये जो सारी चीजें हो रही हैं दैट इज ऑटोनॉमिक। नेक्स्ट इज सोमैटिक। सोमैटिक मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे रेस्ट ऑफ द मसल्स को कुछ कमांड कर रहा है एक्शन के लिए एंड दोज एक्शंस आर वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी मींस इफ यू प्लान की ओके मुझे अभी प्यास लगी है, अभी आप उठ के पानी पीने जाओगे, सो दैट इज योर वॉलंटरी एक्शन। सो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज सेंसेस कि ओके नाउ द बॉडी इज थर्स्टी और इट नीड्स वाटर, तो यू टुक द डिसीजन ओके आई हैव टू मूव। तो वो जो आपका लेग मूवमेंट, मसल मूवमेंट होगा दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो दिस इज रिलेटेड टू योर एफरेंट। अभी ऑटोनॉमिक में भी दो टाइप आते हैं, क्योंकि मैं इनवॉलंटरी की बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे वॉलंटरी लिखा है, आई विल राइट हियर इनवॉलंटरी। सो इनवॉलंटरी के दो पार्ट्स है। दिस इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। वन इज सिंपैथेटिक एंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का डायरेक्टली मीनिंग है इमरजेंसी के टाइम पे जो भी मूवमेंट्स होंगे बॉडी के या सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी इन वॉट एवर वे, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब बॉडी सिस्टम को कंप्लीटली मूव करवाना इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, वो कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक। और उसके अलावा जब नॉन इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, नॉन इमरजेंसी और एनर्जी कंजर्व करने के टाइम पे जो भी मूवमेंट्स हो रही है, फॉर एग्जांपल नॉन इमरजेंसी मतलब आप खाना खा रहे हो तो आपके इंटेस्टाइन या स्टमक के मूवमेंट्स आप नहीं करते, ये इनवॉलंटरीली होता है। जैसे ही एज सून एज फूड एंटर्स इन योर स्टमक उनका ग्राइंडिंग एंड चर्निंग मोशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये हो गया इनवॉलंटरी जो कि पैरासिम्पैथेटिक में आता है। और व्हेन यू आर स्लीपिंग तो आपकी ब्रीदिंग कभी रुकती नहीं है, योर लंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, आपका सांस लेने का जो प्रोसेस है ब्रीदिंग इन एंड आउट, ये सारी चीजें हो रही होती है। तो वो जो मूवमेंट्स है, ये इस टाइप के जो मूवमेंट्स है ये आ जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक। और जो इमरजेंसी में इनवॉलंटरी एक्शंस हो जाते हैं, जैसे एड्रेनलिन, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है एंड उसकी वजह से आपको भागना पड़ गया और भागने के लिए आपकी बॉडी को इमेंस अमाउंट ऑफ ब्लड और ऑक्सीजन की जरूरत है, मतलब हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, स्पेशली योर लेग मसल्स। उसके लिए क्या होगा, आपके जो ब्लड वेसल्स है उनका डायलेशन स्टार्ट होगा। वो डायलेशन कौन करवाएगा? एड्रेनलिन हार्मोन एक्चुअली हेल्प करेगा। कैसे? वो देगा हार्ट को कमांड और आपका हार्ट क्या है, फास्ट पंपिंग स्टार्ट कर देगा। तो जो फास्ट पंपिंग करेगा तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा,
वेसल्स जो है वो डायलेट होंगे, उनका स्पेस बढ़ेगा, मीन्स उनका रेडियस, एक्चुअली इफ दिस इज द नॉर्मल तो इमरजेंसी सिचुएशन में उनका डायलेशन हो गया, ये उनका मेन डायमीटर या रेडियस उनका बढ़ गया। और हार्ट फास्ट बीट हुआ तो मतलब ब्लड का फ्लो है वो भी इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और उससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल सेल्स है उनके पास ग्लूकोज, न्यूट्रिशन या रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस जल्दी पहुंच पाएंगे और मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी टेम्पररी। ओके, सो ये जो टाइप के जो अपने आप जो चीजें हो रही है इसको बोलेंगे हम एक्चुअली सिंपैथेटिक। तो ऑटोनॉमिक में भी दो टाइप के होते हैं, वन इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सो बेसिकली अगर मैं एक रिवाइज करवा दूं इस पार्ट को, yes, just let me finish in 1 minute, then I will listen to the questions. So nervous system basically two parts में divided है, one is central, one is peripheral. Central हमारा brain और spinal cord, वो central से अगर कुछ समझ भी नहीं आता तो बस देखना, brain और spinal cord centrally aligned है हमारी body के एकदम बीचों बीच है, okay? So that is central nervous system. Peripheral मतलब जो central nervous system और rest of the body के बीच में communication gap या communication link प्रोवाइड करते हैं, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप के हैं, एक तो हो गया आप ब्रेन से भी क्या बोलते हैं कि आप ब्रेन से पर्टिकुलर ऑर्गन तक एक मैसेज लेके जा रहे हो, दैट इज इफरेंट यानी मोटर। और एक हो गया कि कोई बाहर एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई है, वहां से उस पर्टिकुलर ऑर्गन से आप ब्रेन तक वो मैसेज लेके जा रहे हो, इट मीन्स एफरेंट। कॉमन लैंग्वेज में सेंसरी एंड मोटर। अभी इफरेंट यानी ब्रेन से जो इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इफरेंट दो टाइप के हो गए, एक हो गया ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। यानी ऑटोनॉमिक मतलब जो अपने आप इनवॉलंटरी एक्शंस होते रहते हैं बॉडी में, दैट इज ऑटोनॉमिक। और दूसरा सोमैटिक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारी बॉडी डिसीजन लेती है या मूवमेंट करवाती है, दैट इज सोमैटिक। ऑटोनॉमिक अगेन टू पार्ट्स, इनवॉलंटरी तो है बट इनवॉलंटरी भी दो तरीके का है, वन इज सिंपैथेटिक एंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का डायरेक्ट मीनिंग है इमरजेंसी के सिचुएशन में व्हाटएवर इनवॉलंटरी एक्शंस विल टेक प्लेस, दैट इज सिंपैथेटिक। और बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, लाइक रेगुलर ब्रीदिंग, रेगुलर हमारा हार्ट रेट जो रहता है, या फिर इनसाइड हमारे ऑर्गन्स के बीच में कोई मूवमेंट होता है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल नाउ? Ma'am, can you Yes, please ma'am. explain parasympathetic with an example? Parasympathetic with an example, breathing. ओके, रेगुलर जो आप ब्रीदिंग करते हो, रेगुलर ब्रीदिंग आप लिख सकते हो, या फिर ओके, समझ गया। मतलब ब्रीदिंग इनवॉल्यूंटरी होती है, पर कभी कभार हम लोग ऐसे थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं सांस वगैरह ऐसे। राइट, ऑफ कोर्स आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, मैम वैसे इनवॉलंटरी होती है। अभी भी आप सांस ले रहे थे, कब से आपने कहाँ ध्यान दिया इस बात पे? यस भाव्या। मैम जैसे सांस लेते हैं, पर अगर थोड़ी देर के लिए किसी ने गला दबा दिया और सांस नहीं ले पाए, उसके बाद में जो इंटेंस ब्रीदिंग हो जाती है, जो रुकते नहीं है और ज्यादा, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो सिंपैथेटिक में आ जाती है ना? करेक्ट, वो इमरजेंसी सिचुएशन हो गई और उसकी वजह से बॉडी ने डिसीजन लिया, ओके हमें ऑक्सीजन डाइल्यूशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हैवी ब्रीदिंग करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि उतने देर के लिए कट ऑफ हो गया था ऑक्सीजन, इसलिए। सो डाइलेशन एक नया वर्ड आपने सीखा। विसरल, एवरीवन अंडरस्टैंड्स? विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल स्मूथ मसल्स है, ऑर्गन्स है, जैसे हमारा इसोफेगस, इंटेस्टाइन, किडनी, तो ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इनके पास जो मसल्स होते हैं, दैट इज विसरल, विसरल पार्ट या विसरल ऑर्गन आप कह सकते हो, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कहते हैं। सो समटाइम्स इफ यू सी विसरल वर्ड, इट मींस हम इंटरनल चीज की बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस मच एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। Okay, yes, any other doubts? Let me check the chat also. Yes. मैम, जो हम लोग कोई स्ट्रेनस वर्क करते हैं तो उसके बाद हमें ऐसी थकान महसूस होती है और फिर हम जोर जोर से हांफते हैं, वो भी सिंपैथेटिक में ही आएगा क्या? एक्चुअली आप उसको सिंपैथेटिक नहीं बोल सकते, बिकॉज यू नो कि आप अभी एक्सरसाइज करने जा रहे हो या हेवी फिजिकल वर्क आप करने जा रहे हो, यू नो दैट,
राइट, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो उसके लिए बॉडी अपनी प्रिपरेशन कर रही है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो रिक्वायरमेंट है वो कर रही है। इमरजेंसी तब होता है जब यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग और आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाए और अचानक से कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई और उस पे आपकी बॉडी ने जैसे रिएक्ट किया, दैट इज द सिंपैथेटिक बेसिकली, या इमरजेंसी उसी को बोलते हैं कि आपको पता नहीं और वो सिचुएशन आपके सामने। Okay, so that is the explanation. Yes, Yashraj has raised. मैम एक्चुअली आपने बोला कि आईक्यू होता नहीं है, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि आइंस्टाइन के आईक्यू मींस 112 या 113 I है? didn't said कि IQ होता नहीं है, I just said कि IQ ज्यादा या कम आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, okay? Means of course मैं स्टैंडर्ड बुकिश लैंग्वेज के बारे में अगर देखूं तो IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, और इंटेलिजेंस कोशेंट आप कैसे जज करते हो? आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन जज करते हो बाय आंसरिंग फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, उस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दे रहे हो उस पे आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन जज करोगे। बट आई जस्ट gave a debatable question कि think about the situation, we all are human। तो हमारा IQ ज्यादा है या कम है ये एक ह्यूमन डिसाइड कर रहा है, ओके? एंड दे आर डिसाइडिंग, दे हैव स्टैंडर्डाइज्ड कि इस पर्टिकुलर पर्सन का IQ ज्यादा है और कम। क्यों? बिकॉज समवन हैज अचीव्ड समथिंग जिससे कि सबको कुछ दिखा एंड समवन हैव नॉट। क्योंकि सो ये जो फैक्टर्स है, सो दैट्स व्हाट आई सेड कि आप लोगों की जनरेशन में IQ वाले चीज पे ज्यादा प्रेशराइज किया नहीं जाता है। वी वर फ्रॉम दैट जनरेशन, okay? So we used to get these things a lot, and throughout the time people are aware now कि IQ जैसी चीज जो है, IQ is totally related to the comparison part। so जो comparison है या कुछ है वो उसके आंसर्स या उनके रिजल्ट देने के लिए भी एक ह्यूमन ही है। सो हाउ वन ह्यूमन कैन डिसाइड अबाउट अनदर ह्यूमन्स इंटेलिजेंस, या कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज द ग्रेटेस्ट, वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन कैसे बता सकता है? अगर आइंस्टाइन के पास हाईएस्ट IQ था तो सिर्फ आइंस्टाइन ही बता सकता है कि बाकी लोगों का IQ अच्छा है या नहीं है, कोई और कैसे बता सकता है? Okay, so that was my question. I'm not saying कि इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता, I'm just saying कि IQ का जो कंपैरिजन है ना, that is based on few limited standards. Okay, तो वो स्टैंडर्ड्स आप हटा दोगे तो सारी चीजें वहीं चली जाती है। Okay, that is my point. मैम Yes. ओके मैम। मैम जो बच्चे चाइल्ड प्रोडिजी होता है तो वो क्या डिफेक्ट से पैदा होते हैं या कुछ और होता है? चाइल्ड क्या? चाइल्ड प्रोडिजी, बोर्न इंटेलिजेंट। ओके, ये डिफेक्ट नहीं होता, दैट इज यू कैन से कि कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज अगर बच्चों में है, बिकॉज मे बी दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन इज ट्रिगर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मीन्स क्या बोलते हैं कि एट वेरी यंग स्टेज और सिंस द बर्थ, इसकी वजह से उनका उस डायरेक्शन में थिंकिंग बढ़ जाता है। अभी चाइल्ड प्रोडिजीज भी लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? अब चाइल्ड प्रोडिजी किसको एग्जांपल, मैं अगर फिक्शनल एग्जांपल दूं तो शेल्डन, ओके? अगर बिग बैंग थ्योरी सबने देखी है तो, यस मैम, देखा है। ओके, एंड वैसे ही रियल लाइफ के भी एक दो एग्जांपल्स है, रियल लाइफ शेल्डन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से एक तो इंडियन बॉय ही है। कैसे? दे आर गिविंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, उन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट। सो टेल मी, ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स कैन मेक यू अ प्रोडिजी? जस्ट टेल मी। ऐसा भी तो हो सकता है। मेरे हिसाब से प्रोडिजी वो भी होगा। आई थिंक देयर वाज वन चाइल्ड हु कैन प्ले मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स एट अ टाइम, एंड he played fastest piano also, and he represented the country. He was from Tamil Nadu, and he took his training under A.R. Rahman. Okay, so he's also a prodigy now. So, but no one emphasizes ki that particular child is a prodigy, but जो mathematical formulas बता रहे हैं, they are the prodigies. So basically prodigies means कि जो बचपन से extraordinary skill लेकर पैदा हुए हैं। It can be in any field. One can be physically very fit, उसके muscle strength एक बच्चे के हिसाब से बहुत extraordinary है, एक adult की तरह है. So that is also. So आप ये समझो कि स्टैंडर्ड हम कहाँ लेके जा रहे हैं। मीन्स हमारे जो कंपैरिजन के लिए जो कुछ चीजें हैं, जो कैटेगरीज हैं, बहुत लिमिटेड है। तो कंपैरिजन कैटेगरी आप थोड़ा वास्ट करोगे, देन ओनली वी कैन मेक बेटर जजमेंट। और वो क्यों होती है अगर मैं साइंटिफिकली दूं? बिकॉज वन पोर्शन ऑफ द ब्रेन, एज आई सेड कि ब्रेन का हर पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एक्शंस। तो शायद वन पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज ट्रिगर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो एक्टिव है। वो क्यों एक्टिव है उसके पीछे जेनेटिक रीजन होगा या मेनी अदर रीजंस व्हिच आर स्टिल नॉट फाउंड, वो हो सकता है। बट वो ट्रिगर्ड है, और ट्रिगर्ड होने की वजह से बचपन से बच्चे का ओरिएंटेशन या उसका ध्यान उसी एरिया में,
तो जिसका ध्यान 1 साल 2 साल की एज से ही उस एरिया में होगा, इमेजिन आफ्टर 5 years 6 years ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग एंड रेगुलर प्रैक्टिस, वो ऑफ कोर्स वो उसमें फील्ड में स्मार्ट होने ही वाला है। आप अभी वो चीज पढ़ रहे हो बट उसको वो चीज पहले से एक्सप्लोर करने को दे दी, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी मोर इंटेलिजेंट, मींस जो आप कहते हो, या फिर मोर स्मार्ट। ओके, सो yeah, that is my explanation for your question. मैम Yes. मैम एंड वन मोर थिंग, इफ मैम मतलब अगर कोई बच्चा जो है मतलब शुरुआत से ही मीन्स उसका जो रिडल्स बहुत बनाता है, मतलब रिडलर टाइप फिक्शनल एग्जांपल बता, तो मैम अगर मतलब वो इतने सारे रिडल बनाते जा रहा है तो फिर उसके एक स्टेज के बाद वो मतलब अपने आप मतलब उस फील्ड में मास्टरी करेगा ना, क्योंकि मैम मैंने भी एक बार करके देखा था ऐसा कि मैं मतलब जो ये रहते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, तो उन्हें 2-3 महीने तक लगातार करके देखा और उसके बाद जब देखा मैंने तो कोई भी सवाल मुझे मतलब आ रहा था उसका जो जिससे Right. बहुत फास्ट हो गया था। बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया, आपने मीन्स कहते हैं ना प्रैक्टिस इतना करते 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 एट द एंड सब कुछ ह्यूमन ने डिस्कवर किया है। तो चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर में जो भी डिस्कवरीज हो, यू कैन, एवरीवन मीन्स ऑल ऑफ अस कैन थिंक every possibility. Think is something and execution is something. Now you are doing what? You are executing it by practicing. तो आप प्रैक्टिस करते करते आपने रियल टाइम क्वेश्चंस और आंसर्स को देखना और समझना स्टार्ट कर दिया एंड यू बिकेम बेटर एट इट थ्रू आउट दैट टाइम। तो जो प्रैक्टिस नहीं करे, आई कैन नॉट बी बेटर एट इट, क्योंकि मैंने लॉजिकल रीजनिंग अभी तक इतनी ज्यादा सॉल्व नहीं की है। एक नॉर्मल मीन्स एक एवरेज पर्सन का जो रिस्पॉन्स होगा, मेरा रिस्पॉन्स वैसा होगा, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, क्योंकि यू हैव प्रैक्टिस, सो यू हैव मास्टर्ड इन इट। इसी को बोलते हैं ना किसी भी स्किल में मास्टर बनना, बिकॉज आपने एक बहुत लंबा टाइम दिया है उस चीज को समझने के लिए। यस मैम, व्हाट इज मेडिटेशन, मतलब बोलते हैं कि मेडिटेशन से बहुत मतलब फायदा होता है, तो वो किस चीज से रिलेटेड है? मतलब मेडिटेशन इज एक्चुअली यू आर प्रैक्टिसिंग मल्टीपल टाइम्स कि आप फोकस कैसे कर सकते हो, आप एक चीज पे फोकस कैसे कर सकते हो। इधर आपको एक कैंडल लाइट पे फोकस करना है, एक डॉट पे फोकस करना है, यू आर थिंकिंग मीन्स यू हैव टू क्लोज योर आईज, और आपको एक ही कलर पे फोकस करना है, लाइक रेड कलर आता है, ब्लैक कलर आता है जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तो या कभी व्हाइट कलर आता है। सो मेडिटेशन ऐसा भी होता है कि यू हैव टू ओनली इमेजिन वन कलर एंड यू हैव टू ट्राई टू कीप दैट कलर in front of your eye constantly, means when your eyes are closed, और you have अगर आपको आंखें खोल के मेडिटेशन करना है, then people will give one pointy thing or one small point कि उसको ही देखना है और उसको ही continuously देखना है। so that is actually something जो आपके फोकस को इम्प्रूव करने के लिए एक वन ऑफ द स्ट्रैटेजी है या कह लो टेक्निक है। इट इज इम्पॉर्टेंट, मीन्स अगर आप सोच रहे हो कि कितना इम्पोर्टेंट है, तो आई थिंक जब आप मतलब आप बाकी सारी चीजें साइडलाइन करके अगर एक चीज पे अगर आप फोकस कर रहे हो, तो अपने आप आपका जो केओस है वो कम हो जाएगा एंड यू विल, आपका जो एनर्जी है वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि आप इधर उधर कहीं वेस्ट नहीं करोगे, आप एक जगह पे वेस्ट करोगे, मीन्स एक जगह पे यूज करोगे, नॉट वेस्ट, एक जगह पे यूज करोगे। तो जब आपकी इतनी मैक्सिमम एनर्जी एक चीज में होगी, तो ऑफ कोर्स वो चीज सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। सो दैट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, और पुराने टाइम से मेडिटेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, बिकॉज यू हैव टू क्या बोलते हैं कि डेवलप द स्किल ऑफ द फोकस। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आपका एनर्जी पूरा स्कैटर्ड रहेगा, एक ही जगह पे एक ही बात पे आप नहीं सोच पाओगे फिर, एंड इट हेल्प्स इन स्टडीज। फिर क्या होगा मेडिटेशन से ना, सपोज आप मैथ्स सॉल्व करने के लिए बैठे हो एंड 1 hour आपका टारगेट है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स करना है, बट आप इधर उधर की बातें सोच रहे हो, तो आप शायद 4 या 5 सम कर पाओगे। बट इफ यू आर कंप्लीटली फोकस्ड कि अभी मैथ्स तो मैथ्स, अभी फोन वोन सब साइड में, तो फिर शायद आप 10 to 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मीन्स आपका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। और अगर उसी को आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो उसी टाइम पीरियड में, मीन्स टाइम पीरियड वही रख रहे हो और आपका फोकस इंक्रीज कर रहे हो, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसी टाइम पीरियड में इंप्रूव हो जाएंगे, जो कि बाकियों के कंपैरिजन में मोर देन एवरेज होंगे। ओके, सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू मेडिटेशन। यस, लेट्स एंड द सेशन, मीन्स बाकी जो क्वेश्चन है, यस भाविया आपके पास भी कोई क्वेश्चन है? यस मैम। मैम, जो लोग मतलब जैसे जापानीज मांगा वगैरह ये सब लिखते हैं, डिटेक्टिव थिंग्स, एनिमेटेड थिंग्स, तो वो लोग तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें लिखते हैं जो नॉर्मली ब्रेन समझ नहीं पाता, तो ये भी थोड़ी सी स्पेशल पावर्स टाइप हो गई, गॉड गिफ्टेड।
I cannot say means कि normally जो अगर वो जो भी मीन्स वो जो भी स्क्रिप्ट्स या कह लो लिखते हैं तो दैट इज समथिंग कल्चरल आप कह सकते हो, वो कल्चरल है इसीलिए नॉर्मली हमारा जो ब्रेन है वो उसे इमेजिन नहीं कर पा रहे। मीन्स मैं जापानीज का एग्जांपल तो इतना नहीं जानती, आई एम नॉट दैट एक्सपोज टू इट। आप अपनी कंट्री के ही बहुत सारे वी हैव सो मेनी लिटरेचर जिसमें ऐसी बातें लिखी है मीन्स इन संस्कृत और इन एंशिएंट लैंग्वेजेस व्हिच यू कैन नॉट इमेजिन इवन, आप समझ ही नहीं पाओगे उस चीज को। वाई? क्योंकि वो मीडियम अलग था। जस्ट बिकॉज वो मीडियम अलग है और वर्ड्स यूज अलग तरीके से किए हैं, सेंटेंसेस का फ्रेमिंग अलग है, दैट इज द रीजन कि यू विल नॉट बी एबल टू थिंक, या फिर कह लो कि कुछ लोगों की इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग थी, दे इमेजिन्ड एवरीथिंग मीन्स एवरी इम्पॉसिबल पार्ट, और वो चीज उन्होंने स्क्रिप्ट कर दी मीन्स वो लिख दी। अब नॉन इमेजिनेबल पार्ट भी अगर कोई लिख देगा और कल को उसी इमेजिनेशन के बेसिस पे 2 से 3 चीजें सच होने लगेंगी, देन आप क्या बोलोगे कि उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था, राइट? मीन्स वी से दैट, बट वो कहते हैं ना कि जो भी चीजें आप इमेजिन कर पा रहे हो इट मीन्स ईदर इट ऑलरेडी एग्जिस्ट और it is possible to make them exist. Okay, so that is my explanation. But yes, I'm not into means international या फिर बाकी जो आप चीजें पढ़ रहे हैं, I'm not that much into that, so I can give you more technical answer. मैं आपको शायद spiritual answer ना दे पाऊँ, मैं आपको science से और logical answer आपको मैं better दे सकती हूँ. Yes. Any Yes, other ma'am. thing? Let's end our session over here. क्योंकि नर्वस सिस्टम अभी हमारा खत्म करना जरूरी है। आई एम होपिंग कि आई विल बी बेटर वेरी सून, एंड देन मैं आपको फुल फ्लेज में आपके जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है वो मैं कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, एंड वी विल मीट आई थिंक इन द नेक्स्ट वीक, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितने भी हैं, इफ आई हैवंट टेकन एनी, सो प्लीज मैसेज मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, और आप ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हो। ओके Okay, ma'am. Thank Okay. you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Get well Yes, soon, bye. ma'am. Yes, thank you so much, and enjoy your rest of the Sunday. Yes, bye. Bye, and thank